आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। आपका 11 का और 12 का और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर का नॉलेज आपको नहीं है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम होगा। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होगा, क्लास 12 में प्रॉब्लम होगा और 11 में तो ऑर्गेनिक जब शुरू करेंगे उस समय होगा ही होगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पूरा इंटर का क्लास में आपका ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। बैठो चलो। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। बॉन्ड एटम आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कारण क्या है कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं। एटम जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, एटम्स जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में देखेंगे कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं या फिर दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है, उनका शेप किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने तरह का बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि कौन सा रूल, कौन से बॉन्ड में कौन सा रूल लगता है, किस प्रकार से लगता है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग देखना है। सबसे पहले तो जो इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसी का डिफिनेशन आपको लिखना है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड का डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे। डिफिनेशन लिख लिए? देखिए डिफिनेशन को समझना है। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध किसे बोलते हैं? बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, ठीक है ना। केमिकल स्पीसीज, तो केमिकल स्पीसीज में क्या होते हैं, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो एटम होगा, या तो आयन होगा। तीन चीज़ों से बनकर केमिकल स्पीसीज बनेगा। तो ये सभी आपस में जुड़ करके स्पीसीज का निर्माण किया है। जैसे बोलें कि H2O का जो निर्माण हुआ है, H2O जो बना है उसमें हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ा हुआ है। तो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ कैसे गया, ठीक है ना। तो वो जो आपस में जोड़ के रखने वाला जो फोर्स है उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड बना मतलब कैसा, उसको कोई चीज़ से बांधा गया है या ग्लू देकर चिपकाया गया है, कैसे कैसे आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड का मतलब होता है सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स, जो दो एटम या मॉलिक्यूल को आपस में बांध के रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, अट्रैक्शन फोर्स। सिर्फ फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। वहाँ पर बांधने वाली कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको वेल्डिंग कर दिए हैं या फिर रस्सी से बांध दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है उनके बीच में? अट्रैक्शन फोर्स। तो यही बताया गया है यहाँ पर डिफिनेशन में, द अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल, व्हिच होल्ड्स, जो कि बांध के रखता है साथ में किसको? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब केमिकल स्पीसीज जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है ना, जो हो सकता है एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल स्पीसीज, किसी केमिकल स्पीसीज में, इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर एक साथ समय बोले, इसको समझाया जाए तो जो आकर्षण बल होते हैं जो किसी केमिकल स्पीसीज के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो या तो एटम होते हैं, आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में जोड़े रखता है, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। आकर्षण बल के कारण एटम, आयन या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके केमिकल स्पीसीज का निर्माण करते हैं, केमिकल स्पीसीज का निर्माण करते हैं। क्लियर है? ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग। अब सवाल उठता है कि केमिकल बॉन्डिंग होता ही क्यों है, एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं, आयन आपस में जुड़ते क्यों हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते क्यों जुड़ते हैं, किस लिए जुड़ते हैं? कुछ तो कारण होगा ना, ठीक है। आपने पढ़ा कि H2O बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, दोनों आपस में कंबाइन क्यों किए, जुड़ा क्यों? CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके बनाया है कि नहीं, NaCl में Na+ और Cl- आपस में जुड़ करके बनाया। तो ये सभी जुड़े ही क्यों, किस लिए जुड़े? इन सभी का जवाब इस चैप्टर में है।
चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा और बढ़िया से आएगा। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर का साथ आपको 12 तक मिलेगा और ऑर्गेनिक में तो पूरा मिलेगा, क्योंकि बिना इस चैप्टर के रूल को जाने हुए आप ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको लिख लिए हैं, मिटा इसको। केमिकल बॉन्डिंग समझ लिए क्या होता है। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ये एक बड़ा सवाल है कि एटम्स आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए दो रूल है, दो थ्योरीज हैं। इधर ध्यान दो, बात नहीं। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, इसके पीछे दो थ्योरीज हैं। पहला थ्योरी है कि सभी एटम चाहते हैं कि उनका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, उनका ऑक्टेट पूरा हो। ऑक्टेट पूरा हो मतलब सभी चाहते हैं कि वे बन जाए किसके जैसा, नोबल गैस के जैसा। नोबेल गैस के जैसा। नोबेल गैस जो है इनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 8 होती है कि नहीं। और ये भी चाहते हैं कि अपना कक्षा में 8 पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसका, हीलियम का। हीलियम है, नियॉन है, उसके बाद है आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टन है, उसके बाद जेनॉन है, रेडॉन है, एक और है। अगर इसका देखें तो इसका 1s2 होता है और इसका 2s2 2p6, ध्यान दीजिए इसका 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2। ये इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इनका क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखते हैं कि इसको छोड़ करके ये सिर्फ अलग है। हीलियम अपना बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, लेकिन बाकी सभी जो नोबल गैसेस हैं अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ये भी 8 पूरा किया है, 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 ये भी 8 पूरा किया है। और इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है, यानी कि अक्रिय गैस हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी से रिएक्शन ये नहीं करते हैं और ये अकेले पाए जाते हैं। ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। हीलियम भी अकेला पाया जाता है, नियॉन भी, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अकेले सिंगल एटम के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल है, इनको किसी का साथ का जरूरत नहीं है। तो दुनिया के सभी एटम चाहते हैं कि इनके जैसा बने, एक ये थ्योरी दिया गया है। ठीक है ना, जिस प्रकार से इनका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये स्टेबल हो गए हैं, इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये स्टेबल हो गए हैं। तो इसके लिए थ्योरी दिया गया है कि सभी एटम चाहते हैं कि उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो और वे अपने आप को नोबल गैस की तरह कर ले, यहाँ बन जाए, अपने आप को नोबल गैस की तरह बना ले। तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी पर पहला थ्योरी है कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं। पहला आंसर आपको मिल गया। पहला थ्योरी क्या दिया गया है कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एटम आपस में कंबाइन करते हैं। दूसरा थ्योरी है कि एटम्स जो हैं अपना एनर्जी को लो रखना चाहते हैं, अपना एनर्जी को लो रखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और लो एनर्जी रखने के लिए आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसके पीछे दो थ्योरी है। पहला थ्योरी जो ऑक्टेट रूल का थ्योरी है, ये पुराना थ्योरी है, पुराना हो चुका है। ठीक है ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अब कैसे नहीं अप्लाई होता है, देखिए जेनॉन जो है ना, जेनॉन ये बहुत सारा कंपाउंड भी बनाता है। अभी हम बोल रहे हैं ये सभी स्टेबल हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, लेकिन जेनॉन का कंपाउंड पाया गया। जेनॉन का कंपाउंड होता है XeF4, XeF3 इस तरह करके कंपाउंड बनता है, ऑक्साइड भी बनता है, फ्लोराइड भी बनता है। ठीक है ना, तो ये सभी कंपाउंड कैसे बन गए, जब ये स्टेबल है तो कहीं ना कहीं फिर से ही कंबाइन कर रहा है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने का थ्योरी है, ये पुराना थ्योरी हो चुका है। नया थ्योरी के अनुसार कहा गया है एटम्स चाहते हैं कि उनका जो एनर्जी है वो लो बना रहे, है ना, एनर्जी क्या बना रहे, लो बना रहे, और इसके लिए कंबाइन करते हैं। लेकिन हमें पढ़ना दोनों को है, ऑक्टेट रूल को भी पढ़ना है और जो थ्योरी नया है एनर्जी लो वाला उसको भी पढ़ना है। एनर्जी लो वाला थ्योरी हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन ऑक्टेट वाला हर जगह अप्लाई नहीं। ठीक है, आपको जो समझाएं उसी को लिख दीजिए डेफिनेशन में। लिखिएगा काउज ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आपको समझाए उसी का डेफिनेशन ये रहा, पूरा डिफाइन करके लिखवा दिया। क्या लिखवा दिए कि वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स का जो प्रवृत्ति है या फिर टेंडेंसी है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने का, जिसका मतलब होता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उसी के कारण केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो टेंडेंसी है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेट रूल। तो अगला डेफिनेशन लिखिएगा ऑक्टेट रूल का ही, ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए ऑक्टेट रूल का। तो एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का जो सिद्धांत है उसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल, है ना। किसी भी एटम के वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को क्या नाम दिए हम लोग? ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम। तो ये तो रहा कारण कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और थ्योरी कि बाहरी कक्षा में एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और हमें इसके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा, हमें बहुत सारा मॉलिक्यूल भी बनाना पड़ेगा, और उनका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमें बेटर ढंग से समझना पड़ेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अगला पॉइंट वही है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस सिंबल्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.N. लेविस। इन्होंने जो नियम दिया, रूल दिया, है ना, किस रूल, कौन सा रूल दिया? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने का, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन का। इसको हम लोग नाम देते हैं लेविस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोलते हैं, लेविस सिंबल बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में दिखाते हैं। तो सिर्फ डॉट के रूप में ही नहीं, डॉट के रूप में या फिर क्रॉस के रूप में दिखाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं? डॉट या फिर क्रॉस के रूप में। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं डिफिनेशन इसका। तो इसमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू, डिफाइन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू लेविस सिंबल। लेविस सिंबल के अकॉर्डिंग, लेविस सिंबल के अनुसार द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा, डॉट के द्वारा या फिर क्रॉस के द्वारा, डॉट्स या फिर क्रॉसेस के द्वारा करते हैं अराउंड द सिंबल ऑफ द एटम। एटम का सिंबल लिखते हैं और उसके चारों ओर उतना ही डॉट लगा देते हैं या फिर उतना ही क्रॉस लगा देते हैं जितना उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम, लिथियम का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लिथियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लिथियम का पहले सिंबल लिखेंगे, एग्जांपल दीजिए, साथ में यहीं पर दीजिए एग्जांपल। एग्जांपल जैसे लिथियम का बात करें तो लिथियम का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया कैसे 1 होगा? बोलिए। हाँ सर। कैसे आया? 3 है, 2 तो हाँ ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s1। तो सबसे बाहरी सेल है 2s, है कि नहीं, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ उसी को दिखाना है, सबको नहीं दिखाना, सिर्फ उसी को दिखाना है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 लिखते हैं ना। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसको दिखाना है लेविस सिंबल में इस प्रकार से, Li ऊपर में डॉट दे दीजिए या फिर आप Li लिख करके ऊपर में क्रॉस लगा दीजिए। ये क्या हो गया? लिथियम का लेविस सिंबल। और भी एग्जांपल देना है, एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल, बोरॉन का लेते हैं। बोरॉन का बाहरी सेल में कितना, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बोलिए। बोरॉन का बाहरी सेल में या फिर वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। हाँ कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि B5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। हमें सिर्फ बाहर वाला को दिखाना है। लेविस सिंबल क्या लिखेंगे हम लोग? इसका D3 को लिखेंगे, 1 2 3, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं
1 2 लेविस सिंबल बन गया। सेम बोलिए नाइट्रोजन का, बोलिए कितना होगा? 7 होता है, 2 और 5 हो जाएगा। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें दिखाना है लेविस सिंबल, तो क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। 1 2 3 4 और 1 5, ठीक ना? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। या फिर अब क्या लिखेंगे इसको? N देकर के क्रॉस 1 2 3 4 5। कोई डाउट है? अब बताइए क्लोरीन का लेविस सिंबल क्या बनेगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। ये वाला वैलेंस शेल हुआ है ना, बाहर वाला जो हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हुआ। 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे दिखाएंगे हम लोग? Cl लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का लेविस सिंबल बन गया। ऐसे लिखिए या फिर इसको वैसे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, बन गया क्लोरीन का लेविस सिंबल। तो बहुत आसान है कि नहीं? लेविस सिंबल लिखना बहुत आसान है। और भी एग्जांपल लेते हैं नियॉन का। नियॉन का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नियॉन का कितना होता है बोलिए? इसका 17 था, इसका कितना होता है? 10। क्या लिखेंगे इसका? 2 8 2 और 8 लिखेंगे, 10 हो गया। लेविस सिंबल क्या बनेगा? नियॉन लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर इसको ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। इरेज करें। और भी एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपको लिखना होगा Mg का कितना हो जाएगा बोलिए? Mg का 12 होता है, क्या लिखेगा? 2 8 2 वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या लिखेंगे बोलिए? Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे ना। और Mg लिख करके 2 क्रॉस लिखिए, ठीक है ना? ठीक है, ये तो समझ गए। 2 अगर आपको दें Mg 2 प्लस का कैसे लिखिएगा बोलिए? हाँ, बाहर वाली कक्षा में 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ना। ये डोनेट करके कर लेगा, 8 पूरा कर लेगा। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? Mg 2 प्लस का 2 8 हो जाएगा। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। आयन में ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना। ये कहलाएगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। और Mg 2 प्लस का लिखेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे यहाँ पर Mg 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और साथ में 2 प्लस भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोग बताइए, है ना, Cl माइनस का बताइए। 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। तो 2 8 होता है, 12 में 8 है। कैसे लिखेंगे? Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में तो माइनस क्रॉस में भी ऐसा ही कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। आयन वाला में जब ऑक्टेट पूरा हो जाता है ना, ठीक है ना, ऑक्टेट पूरा जब हो गया होता है तब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं? देखिए Mg को ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए और 2 प्लस लिख दीजिए, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। ये भी लिखा जाता है कभी-कभी, ठीक है ना? ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब डायरेक्ट लिखिए, क्या करिए? Cl लिखिए, ऊपर में माइनस लगा दीजिए, ये भी पूरा हो गया, ठीक है? तो सामान्यतः हम लोग यही लिखते हैं समझने के लिए। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आज के क्लास का टाइम हो गया है, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि लेविस डॉट सिंबल का यूज करके हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, है ना? कैसे एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, ठीक है ना? ये हमें अगला क्लास में पढ़ना है और फिर आगे बढ़ाना है क्लास को, ठीक है? आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।